एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 10th। ये भी आपकी 12th चैप्टर से ही ली गई है, विद्युत से। इसमें हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, मतलब वो पूरी तरह से क्या करता है, विद्युत धारा को अपने अंदर से नहीं जाने देता, उसको रोकता है, तो उसमें जो प्रतिरोधक है वो विशुद्ध रूप से प्योरली वो क्या कर रहा है, उसको विद्युत धारा को नहीं जाने दे रहा, रोक रहा है। तो स्रोत की ऊर्जा जो सोर्स है, जैसे कि बैटरी क्या करेगी, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करवाने की कोशिश करेगी, विद्युत धारा प्रवाहित कराएगी विभवांतर लगवाकर। ठीक है, तो पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होता है। तो जब बैटरी विभवांतर लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित कराने की कोशिश करेगी और प्रतिरोध उसको रोकेगा, तो वो जो शक्ति होगी वो किसके रूप में व्यक्त होगी, वो ऊष्मा गर्मी के रूप में व्यक्त होगी। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो अगर हम उसको प्रतिरोध से रोकने की कोशिश करेंगे तो वहाँ क्या होगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिखाई पड़ेगा और वहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो इन्होंने बता रखा है, प्रतिरोध आर के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा आई प्रभावित हो रही है। ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ, तो आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए परिपथ बना रखा है। यहाँ पे परिपथ में ये बैटरी लगी हुई है जो कि विभवांतर देगी, और जो आवेश प्रवाहित होते हैं वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं, जो आवेश प्रवाहित होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आवेश होते हैं वो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, और जो विद्युत धारा होती है वो प्लस से हमेशा माइनस की ओर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव ओर की जाती है विद्युत धारा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जो आर है वो आपका प्रतिरोध है, ठीक, प्रतिरोध है आर आपका, और ये जो आर है ये क्या करेगा, विद्युत धारा को रोकेगा, विद्युत धारा को रोकेगा, जाने नहीं देगा। अगर ये प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा ये इसकी क्षमता होगी कि विद्युत धारा को रोके। अब जब विद्युत धारा यहाँ पर रुकेगी और यहाँ पर हम विभवांतर, ये विभवांतर दिया जा रहा है, कार्य कराया जा रहा है कि जो आवेश है इसके अंदर से गुजरे, आवेश इसके अंदर से गुजरे, इसको पार करें, तो वो एक तरह से विद्युत धारा रुकेगी, आवेश रुकेंगे, तो क्या होगा, वो जो उनकी शक्ति है वो ऊष्मा में व्यक्त होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर समय t में q आवेश प्रवाहित होता है, जो समय लग रहा है वो t लग रहा है q आवेश प्रवाहित होने के लिए, q हमने आवेश ले लिए, तो q आवेश विभवांतर v से प्रवाहित होने में किया गया कार्य क्या होगा, जो कार्य करवा रहा है वो विभवांतर करवा रहा है और q आवेश प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, प्रवाहित हो रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू, मतलब v गुणा q। तो शक्ति कितनी हो जाएगी, हमने पढ़ा था 9th क्लास में भी, शक्ति बराबर होती है किया गया कार्य बटे में समय, किया गया कार्य बटे में समय। अब यहाँ पर देखिए, तो P शक्ति को हम P मानते हैं, P इसका प्रतीक है, किया गया कार्य कितना था, V इंटू क्यू, ये लिख दिया हमने, और समय क्या था, T था। तो हम जानते हैं Q बटे में T जो होता है वो तो विद्युत धारा होती है ना, हमने पढ़ा था कि कोई भी आवेश जितने समय में गतिमान होता है, गति करता है, तो वो किसके बराबर होती है, वो विद्युत धारा के बराबर होती है, विद्युत धारा बनाता है। तो हम Q बटे में T की जगह क्या लिख देंगे, I लिख देंगे, विद्युत धारा लिख देंगे। तो P किसके बराबर हो गया, शक्ति बराबर हो गई V इंटू आई के, वी आई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, या फिर ऑप्शन में ही MCQ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शक्ति का सूत्र बताइए, तो शक्ति का सूत्र ये भी लिखा होता है कि V इंटू आई, ये भी आ जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। अर्थात T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा को हमने E मान लिया, E फॉर एनर्जी, ठीक है। तो ऊर्जा बराबर होगी किसके, कि अगर हम शक्ति जितने टाइम में लगी है उसको एक दूसरे से गुणा कर दें तो वो शक्ति, ये ऊर्जा उसके बराबर हो जाएगी। तो अब P इंटू टी, अब P कितना था, हमने ऊपर ये भी सॉल्व किया था कि P बराबर होता है V इंटू आई के, वी आई के। तो P की जगह यहाँ पर मैं, P की जगह हमने क्या डाल दिया, वी आई डाल दिया, P की जगह क्या डाल दिया, वी आई डाल दिया, और T यहाँ लिख दिया। तो एक तरह से जो ऊर्जा हुई, एनर्जी हुई, वो V इंटू टी इंटू
वी आई इंटू टी के बराबर हो गई, क्योंकि उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा के समतुल्य है। जो ऊर्जा निकल रही है, ये ऊष्मा जो है वो ये ऊष्मा के समतुल्य, ऊष्मा के बराबर है। तो हम उस मतलब हीट के बराबर है, तो हम ई को बराबर मानेंगे एच के, एनर्जी को बराबर मानेंगे हीट के, कि जितनी भी ऊर्जा निकल रही है वो ऊष्मा के बराबर है, गर्मी के बराबर है, वही तापीय प्रभाव प्रदर्शित कर रही है। तो एच बराबर हो जाएगा किसके, एच किसके बराबर हो जाएगा, वी आई टी के। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। तो हम V की जगह क्या लिख देंगे, आई आर लिख देंगे। यहाँ पे I एज इट इज आ जाएगा और T एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बार I आ रहा है, तो आई स्क्वायर आर टी, ये हीट है, ये क्या है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, ये ऊष्मा है। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि परिपथ में ऊष्मा बताइए, ये ऊर्जा बताइए कितनी निकलेगी, तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये सूत्र निकालेंगे, ये सूत्र लगाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम किसे कहते हैं कि इसके अनुसार प्रतिरोध में उत्पन्न ऊर्जा, जब प्रतिरोध में ऊर्जा उत्पन्न होगी तो वो किसके अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही होता है। तो वो किसके समानुपाती और अनुक्रमानुपाती होगी, जो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है परिपथ में, और जो प्रतिरोध उसमें लगा हुआ है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतनी ज़्यादा ऊष्मा उसके अंदर बनेगी, और जितने ज़्यादा समय के लिए होगी उतनी ज़्यादा। तो ये सारे अनुक्रमानुपाती हैं, आई स्क्वायर भी, आर बी और टी बी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, यहाँ पे आगे चल लेते हैं, देखते हैं। विद्युत शक्ति किसको कहते हैं, जब ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। जितनी भी ऊर्जा उपभुक्त होगी वहाँ पे लगेगी उसकी दर को, ठीक है, कितने समय में वो लग रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। शक्ति आपने अभी पढ़ी थी कि शक्ति किसके बराबर होती है, P बराबर होता है वी आई के, P बराबर होता है वी आई के। अब वही चीज़ अगर हम V, हमें पता है ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है आई आर के, तो अगर हम V की जगह पे आई आर लिख देंगे और ये I एज इट इज़ डाल देंगे, तो ये दोनों I जो हैं वो आई स्क्वायर बना देंगे और ये R यहाँ आ जाएगा। तो हम जो शक्ति है उसको आई स्क्वायर आर से भी व्यक्त कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर से भी व्यक्त कर सकते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, 1 वॉट को व्यक्त कीजिए। 1 वॉट को आप व्यक्त कैसे करेंगे कि 1 वॉट में अगर कोई एक वोल्ट का विभवांतर लगा रहा है और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो शक्ति होगी वो 1 वॉट कहलाएगी, शक्ति 1 वॉट कहलाएगी। अब 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर 1 किलोवाट घंटा हमेशा बराबर होता है किसके, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इतनी ऊर्जा के और इतनी ऊष्मा के बराबर ये होगा हमेशा, ठीक है, ये याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और 1 किलोवाट घंटा क्या है, 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आर 1 किलोवाट घंटा हमेशा 1 यूनिट के बराबर होता है। ये आपने सुना भी होगा कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स के अंदर आता है, तो 1 किलोवाट आर हमेशा यूनिट के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक और एसआई मात्रक में संबंध, ठीक है, संबंध क्या है, 1 किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट की बात कर रहे हैं, किलोवाट घंटा, एच मतलब 1 घंटा, तो किलो से हमें ही समझ में आ जाता है कि ये जब भी कहीं पर भी के आता है किलो लगा होता है, इसका मतलब ये हम 1000 की बात कर रहे हैं। तो 1000 वॉट, और घंटा कितना होता है, घंटा हमेशा इंटू 3600 सेकंड के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है कि अगर हम
1000 वाट और 3600 सेकेंड को दोनों को गुना कर देंगे तो वो हमारा निकल आएगा 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड बराबर किसके होता है? जूल के बराबर होता है। अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में कोई बल्ब 220 वाट के विद्युत जनित्र से संयोजित है, मतलब जो बैटरी ले रखी है उसमें जो विभवांतर वो लगाएगी वो कितना जो विभवांतर लगा रही है वो 220 वाट का लगा रही है, वोल्ट का लगा रही है। यदि बल्ब से अब हमको यहाँ पर V भी दे रखा है, V कितना दे रखा है? 220 वाट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसमें हमें दे क्या क्या रखा है। तो V दे रखा है हमको, I कितना दे रखा है? 0.50 एम्पेयर दे रखा है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब की शक्ति बहुत आसान है, V और I दे रखा है तो बल्ब की शक्ति निकालनी है। तो शक्ति P की बराबर होती है, P बराबर होता है V × I। तो V की जगह 220 डालेंगे और I की जगह 0.50 डालेंगे और उसको गुणा कर देंगे। जब उसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 जूल पर सेकंड और 110 वाट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? पहला उपयोग देखते हैं, तापन प्रभाव विद्युत हीटर। जो हीटर हम देखते हैं जो उसमें आप देखते हैं कि हीटर के अंदर ना गोल 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 को बहुत सारी कॉइल्स बनी हुई होती हैं और जो उसका एलिमेंट होता है उसमें, तो आपने पढ़ा था जो प्रतिरोध है, अगर जो प्रतिरोधक है उसमें उसकी लंबान अगर हम L बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसीलिए हीटर जो होता है उसमें जब प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो वो I को उतना ही रोकता है जाने से, तो वो क्या होता है? उसका तापीय प्रभाव उसमें उत्पन्न होता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज आदि में वांछनीय होता है, ये इस्तेमाल में आता है। दूसरा, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, ठीक है, तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है बल्ब के साथ भी। अब यहाँ पे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो बल्ब का तंतु होता है वो किस तत्व का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन आपको याद रखना है, क्योंकि अब क्यों बना हुआ होता है उसका रीज़न है, ये उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, ज़्यादा तापमान भी ख़राब नहीं होता। इसका गलनांक उच्च होता है, जो इसका जिस गलनांक जिस पे वो पिघलना शुरू कर जाए तो कितना होता है? देखो 3380 इसका गलनांक होता है, तो इतना ज़्यादा होता है। तो बल्बों में रासायनिक दृष्टि से आक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्ब के अंदर कौन सी रासायनिक आक्रिय गैसें भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती हैं। इसका एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब विद्युत फ्यूज़ के बारे में आप वैसे भी पढ़ चुके हैं पहले भी 7th क्लास में। ये एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय बिजली के उपकरणों की रक्षा करता है। फ्यूज किसी ऐसी धातु और मिश्रित धातु के तारों का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक कम होता है। उसका गलनांक बहुत कम होता है कि जैसे ही बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो क्या करेगा? वो टूट जाएगा, वो टूट जाता है, तो उसका गलनांक बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। फ्यूज हमेशा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, फ्यूज हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, ठीक है, हमेशा किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। फ्यूज की विद्युत क्षमता उपकरणों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। क्या होती है? जो विद्युत क्षमता होती है उपकरणों की तुलना में, जो हमारे घर में उपकरण लगे होते हैं उनकी तुलना में क्या होती है? थोड़ी अधिक होती है विद्युत क्षमता। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है? यहाँ पर आपको तापन नियम दे रखा है। विद्युत का तापन नियम क्या है कि ये विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले समय के अनुक्रमानुपाती है, और इसका ये जो सूत्र है ये भी आप लिखेंगे।
फ्यूज़ की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है? वही चीज़ है, जब ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये जो तार है वो पिघल के टूट जाती है और परिपथ को तोड़ देती है, जिससे जो घर में उपकरण होते हैं वो बच जाते हैं। मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका कि आंसर नंबर 2 है, जब कभी घरों में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो विद्युत परिपथ का प्रतिरोध एकदम कम हो जाता है। विद्युत परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तथा परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगती है। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आराम से जाने लगती है। तो परिणाम स्वरूप परिपथ में लगे रेडियो, बल्ब, पंखे आदि जलने का भय रहता है। तो जब ज़्यादा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनका क्या होता है? जलने का भय रहता है तथा आग भी लग सकती है। तो इससे बचने के लिए फ्यूज़ तार मुख्य लाइन के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब परिपथ में किसी कारण धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज़ तार तुरंत गर्म होकर पिघल जाता है तथा परिपथ को तोड़ देता है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? ये आपको यहाँ पर दे रखा है, जो भी समझाया था कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि ये उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता, इसका गलनांक ज़्यादा होता है। और ये दो इसी के पॉइंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फ्यूज लाइव तार से जुड़ा होता है, सत्य, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होगी? 250 वॉट के टीवी सेट में जो 1 घंटे चल रहा है, या फिर अथवा 1200 वॉट के विद्युत टोस्टर में जो 10 मिनट चल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। 250 वॉट को सबसे पहले हम किलो वॉट में व्यक्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो घर होते हैं उसमें जितनी भी बिजलियाँ होती हैं वो यूनिट में ही मापी जाती हैं, तो हम उसको पहले यूनिट में निकालेंगे। तो 250 को जब किलो वॉट में बदलेंगे तो किलो में जब भी हम बदलते तो उसको 1000 से भाग कर देते हैं, तो 1 0 कट जाएगा और ये 2 0 इस तरह से लगकर 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किलोवाट हो गया। ठीक है, अब क्योंकि 250 वॉट का टीवी 1 घंटे में जो यूनिट खर्चेगा वो कितनी यूनिट खर्चेगा? हम किलोवाट आवर में निकालेंगे। 0.25 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 घंटा था ना, तो 1 आवर लिख दिया। तो जब 1 को 0.25 से गुणा करेंगे तो 0.25 ही आ जाएगा। तो 0.25 किलोवाट घंटा किलोवाट आवर आ गया। 1 किलोवाट आवर जो होता है हमेशा 1 यूनिट के बराबर होता है, तो किलोवाट आवर की जगह हम यूनिट लिख देंगे 0.25 यूनिट। ठीक, अब जो दूसरा हमको दे रखा था उपकरण, वो कौन सा दे रखा था? वो टोस्टर का दे रखा था। यहाँ पे देखिए 1200 वॉट को दोबारा से हम किलोवाट में व्यक्त करेंगे, तो 1200 को 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो ये किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 0 कट जाएंगे और ये आ जाएगा 1.2 किलोवाट। ठीक, तो 1200 वॉट का जो टोस्टर था वो 10 मिनट चला था, तो 10 मिनट में जो यूनिट खर्चेगा वो कितनी हो जाएगी? सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ, ये 10 मिनट दे रखे हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अगर मुझको इसको घंटे में परिवर्तित करना होगा तो हम इसको 60 से भाग करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि 10 बटे में 60 और इसको गुणा किससे करा है? 1.2 किलो वॉट से गुणा करा है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटे में 6, ये 0 से 0 कट गया, 1 बटे में 6, इसको गुणा किससे किया? 1.2 का यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जितने भी पॉइंट के बाद नंबर होते हैं वो 0 में प्रदर्शित करते हैं और पॉइंट जो होता है 1 बन के लग जाता है, तो ये 10 आ गया। तो अब ये कितना हो जाएगा? 12 और नीचे कितना आ जाएगा? 60। ठीक, तो इसको जब काटेंगे 2 बटे में 10 आ जाएगा। तो 2 बटे में 10 का मतलब क्या है? 0.2 किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। किलोवाट आवर जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब वो यूनिट है, तो ये 0.2 का मतलब 0.20 यूनिट। अब मुझको एक बात बताओ, आप जब ऊपर हमने ये देखा था वो देखा था कि 0.25 यूनिट टीवी ने खर्चिन थी,
0.25 यूनिट टीवी ने खर्ची थी, ठीक है। और जो टोस्टर खर्च रहा है वो कितनी है, वो 0.20 है, ठीक है। तो इसकी यूनिट कम हुई, तो क्योंकि 1 घंटा चला टीवी अधिक यूनिट खर्च रहा है जो कि 0.25 यूनिट है, इसलिए ये अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग करेगा। होप यू आपको वर्कशीट समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसको बहुत समझ के कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।